नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। आज 27 जुलाई है और आज से ठीक 3 साल पहले यानी कि 27 जुलाई 2014 को नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार में एक मोर्चा बना था। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव ने हाथ मिलाए। यही दोस्ती बाद में महागठबंधन बन गई और इस महागठबंधन ने बिहार में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने में कामयाबी भी पाली। और आज 3 साल बाद नीतीश और लालू की दोस्ती टूट गई। एक बार फिर से नीतीश ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, यानी नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए जो सबसे भरोसेमंद गठबंधन बना था वो खत्म हो गया। नीतीश और नरेंद्र मोदी की दोस्ती सिर्फ बिहार की सियासत पर असर नहीं डालेगी, बल्कि ये 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में भी बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस नीतीश कुमार को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा था, अब वही नीतीश कुमार बीजेपी के दोस्त हैं। कल से अब तक के घटनाक्रम से सवाल यह भी है कि क्या नीतीश की घर वापसी मोदी विरोधियों की सबसे बड़ी हार है? महागठबंधन में टूट से यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या देश की सियासत से परिवारवाद के खत्म होने की एक और दस्तक सुनाई दे रही है। जिस सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर लालू और कांग्रेस से हाथ मिलाया था, क्या वो सांप्रदायिकता का मुद्दा देश की राजनीति में अब खत्म हो जाएगा? और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के तेवर हैं, क्या उससे देश में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत समझी जा सकती है? ताल ठोक के आज इसी मुद्दे पर। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का यथापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मुझसे मिले थे, मगर मुझे पता लग गया था कि उन्होंने डील कर ली है, तो धोखा दिया है। वो तो क्लियर था जब मुझसे मिले थे, वो बहाने से बना रहे थे। नीतीश कुमार बोले कि भाई साहब अब तो हम लोग बूढ़े हो गए, अब यही सब लड़का यही सब मुख्यमंत्री बनेगा, आगे संभालेगा, क्या है ये कर्म का, माने हमको मिल जाए। हम कहे जाओ। भोले शंकर बाबा की तरह बोल दिया जाओ, ये तो भारी भस्मासुर निकला। ये पूरे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत ये प्री प्लान्ड इन लोगों की जो रही है, नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोगों का, ये पहले से तय था। तो तेजस्वी तो एक बहाना था, केस मुकदमा तो एक बहाना था, असल में बीजेपी के साथ इनको जाना था। लालू जी को जानकारी हो तो वो बता सकते हैं, लेकिन बिहार बीजेपी को इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि क्या आगे होने वाला है। मैं तो घर से चला था, दूसरे काम से लौटा तो उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनकर लौटा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? तो आपने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही ली, बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इसलिए जो आपने बोया वो आपने पाया। सियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये हताशा का है तो है तो निकाले ने हता, वो है तो कब का है क्या है वो बतलाने का काम करें ना। इतने दिन से चुप क्यों थे? वो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर बीजेपी के साथ जाना पसंद किया है। तो उसी तरह से मैं भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपने ज़मीर की आवाज़ सुन करके मुझे बीजेपी के साथ जाना गवारा नहीं, और ये हम अल्टीमेटली ये नुकसानदेह होगा पार्टी के लिए। पिछले 3 महीने से पूरे विश्व को पता है कि लालू जी के परिवार के सदस्यों पर किस तरह के आरोप लगे, और यही जो इंडिसिसिवनेस थी ये यूपीए 2 में थी, और राहुल जी ऐसी ही इंडिसिसिवनेस महागठबंधन में चाहते थे। अगर हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के अपने रुख को तेज नहीं करते तो महागठबंधन की स्थिति भी यूपीए 2 जैसी हुई हो। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने इस्तीफा देख करके वो जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो चलने की बात करते थे, साबित कर दिया कि वो जीरो टॉलरेंस पर चलने के लिए बाध्य हैं, और ऐसा काम किया उन्होंने इस्तीफा देकर। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं।
तो आज ताल ठोक के पहला सवाल है कि बीजेपी से हाथ मिलाकर नीतीश कुमार ने विकास की राजनीति की या फिर धोखेबाजी की। क्या नीतीश कुमार की घर वापसी मोदी विरोधियों की सबसे बड़ी हार है? क्या नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने से सियासत में सांप्रदायिकता का नाटक खत्म हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की दोस्ती से बिहार में सुशासन लौट आएगा? और ताल ठोक के आज का पांचवां सवाल है, देश की राजनीति क्या वाकई अब विपक्ष मुक्त हो गई है? हमारे साथ आलोक मेहता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आलोक जी। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हमारे साथ शक्ति यादव हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और नेता हैं, एमएलए हैं हिलसा से, नालंदा के। हमारे साथ राजीव रंजन है, वो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। सुनील सिंह यादव हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। और मेरे दो सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल पांडे हमारे साथ हैं और रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। विशाल पांडे दिल्ली से बताएंगे शरद यादव के घर पर क्या हलचल चल रही है, और रवि त्रिपाठी पटना में इस वक्त मौजूद हैं। बिहार की पूरी राजनीति में नीतीश कुमार के इस पाला बदलने की घटना के बाद क्या अब तूफान शांत हो गया है या फिर अब ये नए तूफान की तैयारी की स्थिति है? रवि त्रिपाठी इस पर हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले शक्ति यादव जी, 12 घंटे तक लगभग मान के चलिए, 12 घंटे से ज्यादा बिहार के पास कोई मुख्यमंत्री नहीं था। वो 12 घंटे का आप फायदा नहीं उठा पाए, जबकि उन्होंने 2-2 मिनट में नई नई घोषणाएं करके पूरी तैयारी के साथ सब कुछ किया और 12 घंटे के भीतर दोबारा मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलवा ली। देखिए, पिछले 4 महीने से ये सारे चल रहे थे इनके डील, टोटल स्क्रिप्टेड था और इन बात का हम लोग को अंदाज़ा था, क्योंकि मुझे वो याद है कि तेजस्वी जी पर जो आरोप लगने के बाद एज ए डिप्टी सीएम उनके चैम्बर में जाकर के इस्तीफा का पत्र जब उन्होंने सौंपा तो उन्होंने कहा कि मीडिया से इस बात की चर्चा न करें, हमने कभी आपसे इस्तीफा नहीं मांगा है, आपसे सिर्फ जवाब की बात की गई है। मैं जानता हूं कि ये जो है पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, लेकिन मैं इस पर कुछ बोलूँगा नहीं, ये आप देंगे जवाब। तो उसी दिन ये बात समझ में आ गई थी कि कहीं न कहीं इनके डील हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने अपनी विधायक दल के मीटिंग में और राज्यपाल के पास जाना, राज्यपाल से तुरंत इस्तीफा देकर के लौटना, राज्यपाल महोदय भी नाटकीय अंदाज में जाकर करके IGMS में भर्ती हो गए। हम लोग लगातार संपर्क साधते रहे, हमको उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया, 10 बजे का टाइम मुकर्रर कर दिया। उन्होंने वायलेशन किया है, जो मुंबई कोर्ट का जो है निर्णय है उसका भी वायलेशन किया है। ये पूरे जनादेश ये मिला था महागठबंधन को बिहार में, क्योंकि लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ तथा कथित मोदी लहर के खिलाफ बिहार में मैंडेट मिला था, बड़ा मैंडेट मिला था। उस जनादेश का अपमान है। मैं समझता हूं कि बिहार की सर 1.5 मिनट पूरा हो गया। पहले सवाल के जवाब में 1.5 मिनट मिलता है, घड़ी चलती है और जब 1.5 मिनट पूरा हो जाता है घड़ी के साथ साथ आवाज़ भी बंद हो जाती है। आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें तो लालू यादव भी कल से कह रहे हैं। अगर 4 महीने से आप लोगों को अंदेशा था तो आप लोगों ने उसके लिए क्या तैयारी की थी? मैं इसके पहले राजीव रंजन जी के पास जाऊं, मैं एक कमेंट गौरव भाटिया आपसे लेना चाहता हूं। लोग आप पे आरोप लगा रहे थे ईवीएम हैक कर रहे हैं, ईवीएम हैक कर रहे हैं, आप लोगों ने सीएम ही हैक कर लिया। रोहित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज एक बहुत बड़ा दिन है। वो इसलिए कि जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी में शादी होती है और उनके 2 जो बच्चे थे वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये थे, और वो दोनों आप देखिए कि लालू जी आज मॉडर्न डे के धृतराष्ट्र बन गए। एक तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन जाते हैं, तेज यादव जो है वो मिनिस्टर बन जाते हैं। जनता के लिए क्या था? कुछ भी नहीं था। नीतीश कुमार जी की छवि स्वच्छ थी और ये जो गठबंधन हुआ था वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही लड़ा गया था, जनता ने वोट दिया उसके लिए। लेकिन नीतीश जी कह चुके थे कि उनके लिए मुख्यमंत्री बने रह के कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि आरजेडी ने जो भ्रष्टाचार के बहुत ही संगीन आरोप उन पे लगे उस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और मैं समझता हूं कि जब जब ये प्रयास, चाहे महागठबंधन का नाम दे लीजिए,
चाहे समाजवादी जनता पार्टी का नाम दे लीजिए, ये लोग करेंगे। उसमें कोई सोच विचारधारा नहीं है, उसमें साथ आने की कोई वजह नहीं है। ये केवल इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फैल रही है, देश में मजबूत हो रही है, और इसलिए ये साथ आते हैं, जनता को लूटते हैं और उसके बाद विरोधाभास में अलग अलग हो जाते हैं। हम लोग चाहेंगे, जैसा श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कि साथ में मिलकर केंद्र सरकार और बिहार की सरकार कार्य करे, बिहार की जनता को उनका हक मिले, प्रगति। सर 1.5 मिनट हो गया। राजीव रंजन जी, धोखा दिया आप लोगों ने? जी देखिए, सबसे पहली बात है, अभी शक्ति यादव जी ने कुछ बातें कही, मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि ये सारी चीज़ें बेहद हास्यास्पद हैं। कोई इस्तीफा नहीं दिया गया और हम लगातार पिछले 15 दिनों से इस्तीफे की बात तो छोड़ दीजिए, इस्तीफा के साथ साथ हम लोग पब्लिक डोमेन में उन सवालों को रखने की बात कह रहे थे जिन पर FIR इंस्टीट्यूट हुआ है। खुद लालू जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल भी कहा है कि न वो इस्तीफा देंगे, न वो स्थितियों को स्पष्ट करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, नीतीश कुमार जी ने अगर बिहार की अस्मिता, बिहार का स्वाभिमान, बिहार के विकास के लिए अगर कोई रोड मैप तय किया तो निश्चित तौर पर एक अलायंस जरूरी था बिहार में सत्ता में आने के लिए। और नीतीश कुमार जी के चेहरे का जब उस अलायंस को अगुवाई का अवसर मिला, जनता ने इस भरोसे के साथ वोट किया कि नीतीश कुमार जी के साथ अगर इस अलायंस में विसंगतियाँ भी होंगी तो नीतीश कुमार जी कभी अपने निर्धारित मानदंडों से पीछे नहीं हटेंगे। और ये भरोसे का सबसे बड़ा आधार था जिसकी बुनियाद पर यह सरकार बनी। सरकार बनने के बाद लगातार हम सात निश्चय, जो शराबबंदी का निर्णय है, जो विकास के अलग अलग जो आयाम थे उनको स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम कर रहे थे। लेकिन भ्रष्टाचार के जब आरोप लगे और काफ़ी संगीन आरोप लगे तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम इन स्थितियों में आगे नहीं चल पाएंगे और इसलिए आरजेडी को स्थितियों को स्पष्ट। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। सुनील जी, परिवारवाद, इसके लिए एक बड़ा झटका लगा, पहले उत्तर प्रदेश में और अब बिहार में, मानते हैं आप? देखिए, ये जो झटका है ये परिवारवाद से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की उस जनता के जनादेश को है जिसने भाजपा के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ एक गठबंधन को जनादेश दिया था। तो नीतीश कुमार जी ने उस जनादेश को भी धोखा दिया है। और जब गठबंधन होता है तो गठबंधन का अपना कोई आधार होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ गठबंधन है, सांप्रदाय के खिलाफ गठबंधन है, या पिछड़ों को एक करने के लिए गठबंधन। ये गठबंधन सोशलिस्टों को एक साथ ला करके सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ गठबंधन था और उस पर वो अपनी सरकार बचाने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उधर चले गए। पहले उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी ने कि देश में अगर सबसे बड़ा कोई सांप्रदायिक है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अब जब उनको मौका मिला तो उनके पाले में चले गए। अब शायद नीतीश जी के लिए नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे बड़े सोशलिस्ट हो गए हों। तो ये जो लड़ाई है ये हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत को बचाने की है। ये देश किस दिशा में जा रहा है कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर भ्रष्टाचार की बात हो रही है, आपराधिक मुकदमों की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी बहुत बड़े हैं। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिन पर के मुकदमे हैं। और ऐसा देश में माहौल बना कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो ईमानदार है, वो देशभक्त है, और जो इनके साथ नहीं है वो भ्रष्टाचारी है और वही देश के खिलाफ बोल रहा है। सर 1.5 मिनट हो गया। आलोक जी, आपका कमेंट, आपने चारों की बात सुन ली। देखिए, अहंकार भ्रष्टाचार तो था ही, लेकिन उसके साथ एक अहंकार होना कि नहीं, चूंकि हम पर निर्भर हैं, जैसा अपने मित्र भी मान रहे हैं और खुद लालू जी मान रहे हैं कि पहले से चल रहा था। लालू जी, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पहले से तैयारी थी। लेकिन जो आपकी रिपोर्ट बताती है और कल रात जो घटना चक्र हम सबने देखा, यदि पहले से था तो आपने अपनी तैयारी क्यों नहीं की? लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। ये भी कोई शक नहीं है कि नीतीश जी बहुत ही 2014 में, 2013 से लगातार मोदी जी का विरोध कर रहे थे। लालू जी के भ्रष्टाचार की कहानियाँ उनको पहले से भी मालूम थी, उसके बाद भी उन्होंने उनको साथ भागीदारी की। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक चतुराई का ये खेल है। बिहार की जनता को एक स्थायी और ऐसी सरकार मिले रहे,
ये हम लोग अभी उम्मीद जिसको करना चाहिए कह सकते हैं, जिसके लिए वो कहते हैं कि उन्होंने हमें काम ज़्यादा ठीक से नहीं करने दिया। अब ये अवसर आया है जब वो ठीक से काम करके साबित करें कि लालू जी के प्रेशर से वो काम नहीं कर पा रहे। और इसी तरह तेजस्वी यादव भी जितनी जल्दी ज़मीनी लड़ाई के लिए अपने को क्लीन, चाहे अदालत से या जो मामलों से सबूत सामने जनता के देकर के सामने आते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार, असली उद्देश्य बिहार है या केवल कौन सा नेता और कौन सा दल उसको लाभ पहुंचा रहा है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल यही रहना चाहिए इस हमारे, चूँकि ये 2-4 दिन तो लड़ाई होती है, लेकिन बिहार के लिए कौन क्या करता है, उम्मीद करना चाहिए कि जो कहा गया है वो करके दिखाया जाएगा। विशाल पांडे, शरद यादव क्या कर रहे हैं? देखिए रोहित जी, शरद यादव इस वक्त जेडीयू के नेताओं के साथ में बैठक कर रहे हैं। अभी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे जो कि आज सुबह सुबह बागी हुए हैं। अली अनवर अभी शरद यादव के घर पहुंचे हैं उनके साथ मीटिंग करने के लिए। उससे पहले वीरेंद्र कुमार जो कि जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं और केरल यूनिट के इंचार्ज हैं, वो भी नाराज हैं। वो उन्होंने भी आज बाकी तेवर अपनाए हैं सुबह से, वो भी शरद यादव के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा 2 राष्ट्रीय महासचिव जनता दल यूनाइटेड के इस वक्त शरद यादव के घर में हैं, अरुण सिन्हा और जावेद रजा। शरद यादव इन्हीं नेताओं के साथ में बैठक कर रहे हैं। इससे पहले शरद यादव ने राहुल गांधी से जवाहर भवन में मुलाकात की थी और बीजेपी जेडीयू के इस गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई थी। और उसके बाद कहा यह जा रहा था कि जितने नाराज नेता हैं इस गठबंधन को लेकर, उनसे शरद यादव बातचीत करेंगे और उसके बाद ही अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। और शरद यादव क्योंकि खुद वो नाराज हैं, इसलिए वो नाराज नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, उनकी बात जान रहे हैं। और उसके बाद ही, क्योंकि कल से लगातार शरद यादव मीडिया से बच रहे हैं, कोई बात सामने नहीं रख रहे हैं गठबंधन को लेकर, अब इस बैठक के बाद ही उम्मीद जताई जा रही है कि शायद शरद यादव का कोई पक्ष सामने आए। और इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में घमासान मचा था, तब आप मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के घर के बाहर काफी रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज यहां से मुलायम सिंह यादव के घर वाली फीलिंग आ रही है क्या? देखिए रोहित जी, अगर अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश को देखें तो कमोबेश स्थिति वही है। वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति थी, आज स्थिति वही शरद यादव के घर पर भी है। और एक इस गठबंधन से जो लोग नाराज़ हुए हैं, जो बागी बने हैं जेडीयू के, वो शरद यादव के घर पर पहुँचे हैं। और दूसरा जो लोग नीतीश कुमार के फेवर में हैं और इस गठबंधन के पक्ष में हैं, वो इस वक्त दिल्ली में केसी त्यागी के ठिकाने पर पहुँच रहे हैं, उनके घर पहुँच रहे हैं, वहाँ बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल शरद यादव चुप्पी साधे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई भी बात इस गठबंधन को लेकर, इस नए डेवलपमेंट को लेकर नहीं की जा रही है। और बताया यह भी जा रहा है रोहित जी कि केंद्र सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्री भी शरद यादव से बातचीत करेंगे। बिहार में जो नया गठबंधन हुआ है इसको लेकर उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। ठीक, रवि, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको तो सब पता था, जब उन्हें पता था तो रोक क्यों नहीं पाए फिर? देखिए, मैं सुबह से रोहित कह रहा हूँ बात कि राहुल गांधी के साथ डिसीजन लेने के मामले में एक बड़ी गड़बड़ी है और इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया जाता है कि राहुल गांधी आखिर डिसीजन क्यों नहीं ले पाते और समय से क्यों नहीं ले पाते हैं। क्योंकि इसके आप देखें तो एक लंबी फहरिस्त है इसकी शिकायत करने वालों की। आप हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम में उनकी पार्टी छोड़ के गए, बीजेपी के साथ गए, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने बाद में खुदकुशी की, उन्होंने इस बात की शिकायत की। उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम थे, उन्होंने इस बात की शिकायत की। तमाम नेताओं ने इस बात की शिकायत की कि वो बात तो सुनते हैं लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते, आगे कुछ एक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको मजबूरन पार्टी छोड़ के जाना पड़ता है। वही लॉजिक आपने देखा तो नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार ने जाकर उनसे मुलाकात की। देखिए, गठबंधन धर्म को पालन करने के लिए अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार ने बाकायदे सारे ऑफर किए कि भाई आप लोग अपना पक्ष रखो। लालू जी के परिवार को कहा, वहाँ जाकर चूंकि राहुल गांधी की एक भूमिका थी इस गठबंधन में, तो राहुल गांधी से खुद मुलाकात करने गए। राहुल गांधी की पहल नहीं थी, ये पहल इधर से की गई क्योंकि चाहते थे गठबंधन बचे, ऐसा लग रहा था। उन्होंने जाकर मुलाकात की, मुलाकात कर उनको बताया, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। तो जब ऐसा आप डिसीजन नहीं ले पाए, कोई भी लीडर, किसी को आप लीडर मानते हैं इसलिए मानते हैं कि लीडर डिसीजन ले पाए। लीडर डिसीजन ले, समय से डिसीजन ले और आगे चले, फॉरवर्ड उसके फीलिंग रहे, चाहे सोच रहे, ऐसा चीज़ नहीं होता है। एक बात अपडेट करना चाहूँगा कि थोड़ी देर में ही बैठक शुरू होने वाली है। लालू यादव के घर के बाहर में खड़ा हूँ, तमाम विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव भी शायद रांची से यहाँ पहुँचेंगे, इसलिए पहले बैठक जो 6 बजे थी शायद 7 बजे होगी, क्योंकि ऐसा है कि लालू यादव ही डिसीजन लेंगे। घर में डिसीजन लेने वाली स्थिति किसी की है नहीं। और जो राजनीतिक वजूद एक तरह से कहा जाए, जो लालू जी का परिवार था जो खो चुका था, वो एक बार फिर वापस करने की कैसे सोचेगा, क्या रणनीति बनेगी। क्योंकि 2005 से लेकर 2015 तक ऐसा लग रहा था कि पूरे राजनीतिक वजूद लालू यादव के परिवार का खत्म हो चुका था।
वो वापसी हुई थी। दोनों बेटों का पॉलिटिकल कैरियर होने लगा, बेटी सांसद बनी, तमाम लोगों को आगे बढ़ाने लगे। अब एक संकट खड़ा होगा कि अब किस मुंह से, क्योंकि करप्शन का एक बड़ा धब्बा उनके परिवार पर, पूरे परिवार पे लगा है। ये एक संकट है। सरकार दूसरी बन गई है, देश में उनके खिलाफ तमाम मुकदमे चल रहे हैं, सीबीआई के हैं, ईडी के हैं, तमाम मुकदमे चल रहे हैं। तो ऐसे में लालू यादव के लिए एक बड़ा संकट है कि किस तरह से वापसी की जाए राजनीति में। क्या वो मुद्दा लेकर आए, क्या जाति का कार्ड खेला जाए, क्या कौन सा कार्ड खेला जाए ताकि वापसी हो जाए फिर से राजनीति में। ठीक, शक्ति यादव जी क्या कीजिएगा आप? रोहित जी, मैं इसलिए कर रहा था, मैं सुन रहा था जिस समय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने गठबंधन किया था, क्या लालू जी पर आरोप नहीं थे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो आप सदन के बीच में आपने कहा कि भगवान को साक्षी लेके कहता हूं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ मैं नहीं जाऊंगा। तीसरी बात आपने कहा कि संघ मुक्त भारत की कल्पना हमारी होगी, उसके लिए हर कुर्बानी देंगे। आप जिस समय लालू जी से आपने गठबंधन किया, आप चौटाला जी से मिलने जाते हैं तो उन पर क्या आरोप है? लालू जी से आपने मिलने जब गठबंधन किए थे उसमें लालू जी पर कोई आरोप नहीं थे क्या? जिस समय आपको भारतीय जनता पार्टी ने आपसे पंगा छुड़ाया, आपसे पीठ छुड़ाया, आप उससे छुड़ाए तो उस समय आपने समर्थन लिया और आपने कहा कि आप एक मौका दीजिए लालू जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। लालू जी ने तो मौका दिया, लेकिन तेजस्वी जी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, क्या 2 साल के अंदर में, 20 महीने के अंदर में 100% परफॉर्मेंस उनके डिपार्टमेंट के हैं, जो बिहार के हर डिपार्टमेंट से सबसे अधिकतम है विकास का। 4000 किलोमीटर रोड के निर्माण उन्नयन का रिकॉर्ड कायम किया है। तो तेजस्वी प्रसाद पर बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए कोई आरोप नहीं। अब सवाल है कि जिलेबी का आकार बना करके भाया मीडिया किसी पर आपने आरोप लगा दिया, उससे आरोपित हो जाए। आप तो इनकम टैक्स का काम था, ये तो सीबीआई रेलवे देखती। आप इसको सीबीआई से चार्जशीट करा के ईडी का मामला बनाना, जब अगर हमको 24 घंटा के लिए अगर आप ईडी का इंचार्ज बना दें तो मैं देश के प्रधानमंत्री को जेल भेज दूं इस मामले में कि आपका ये सूट जो 40 लाख का है, लगातार जो महंगे महंगे बदलते हैं, वो कहां से आते हैं? बोले राजीव जी, दीजिए जवाब उनको, बगल में बैठे हैं आप। चाहता हूं आइएगा गौरव जी, आप भी आइएगा। सबसे पहले राजीव जी जवाब दे लें। तो ये बोले राजीव जी। एक महत्वपूर्ण बात है, लालू प्रसाद जी चार्जशीटेड नहीं सजा याफ्ता थे। हमारी पार्टी जब अलायंस में जा रही थी, निश्चित तौर पर लालू प्रसाद जी पार्टी में किसी महत्वपूर्ण पद पर जरूर थे, लेकिन सरकार में उनकी हिस्सेदारी नहीं हो सकती थी, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो उनके द्वारा दिए गए नाम, उन पर कोई आरोप नहीं हो, ये सरकार के गठन और सरकार चलाने के लिए महत्वपूर्ण जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है उसके अनुरूप वो निर्णय थे। और इसलिए नीतीश कुमार जी के 12 वर्षों के कार्यकाल में, आप पिछले गठबंधन को भी आप देख लें, जब भी ऐसी परिस्थिति बनी है, चाहे अपराध का सवाल हो या भ्रष्टाचार का सवाल हो, उन्होंने निर्णय लिए हैं। इस बार राष्ट्रीय जनता दल को भी सहयोग करना चाहिए था, इसलिए कि परिवार में अगर पुत्र के लिए कुछ विशेष किसी कमजोरी की बात हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो बिहार की गरीब जनता की आकांक्षाएं जो थी, बिहार के दलित, पिछड़े, अकलियत और जो हम कह सकते हैं कि जो प्रगतिशील सवर्ण जो इस धारा के साथ थे, उनकी अपेक्षाएं बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की थी, पारदर्शिता युक्त प्रशासन देने की थी, बिहार के विकास का रोडमैप सुनिश्चित करने का था। और निश्चित तौर पर राजीव जी, मैं आमतौर पे आपको टोकता नहीं हूँ, आप जब अपनी बात कहते हैं मैं आमतौर पे आपको टोकता नहीं हूँ, लेकिन मेरा सवाल यह है राजीव जी, आप लोगों ने बिहार की जनता से कहा सांप्रदायिक पार्टी को हम सत्ता में आने से रोकने के लिए लालू यादव के साथ जा रहे हैं, तो क्या आप सांप्रदायिकता का मुद्दा खत्म हो गया है रोहित जी? या बीजेपी ने पाप धो लिया अपने सांप्रदायिकता वाले सारे के सारे? सुन रहे हैं? बोले राजीव जी। नहीं रोहित जी, मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो मैं एक बात, नहीं रोहित जी मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो हल्का मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। करिए आप पहले सुन रहे हैं तो करिए शक्ति जी, करिए इंटरप्ट। हाँ, एक सवाल। हाँ, इन्होंने एक शब्द कह दिया, इन्होंने कहा पुत्र मोह। लालू जी ने भ्रातृ मोह में ये सारे गठबंधन को, सारे चीजों को खत्म किया, ये भ्रातृ मोह है। अब उन्होंने नीतीश कुमार को छोटा भाई मान करके उनके मोह में आकर के उन्होंने स्पीकर पद से लेके सभी चीजों को उनको हवाले कर दिया, इसलिए पुत्र मोह नहीं भ्रातृ मोह में लालू जी ने आप आकर के सब कुछ किया। राजीव जी, रोहित जी आपने एक बड़ा सवाल किया। हाँ राजीव जी, सांप्रदायिकता का मामला खत्म हो गया क्या? नीतीश कुमार जी ने
नहीं, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। जिन आशंकाओं को लेकर के हम लोगों ने नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस से जब हम लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं एक दूरी बढ़ी है एनडीए की, और उस समय जो आशंकाएं थी उनको लेकर के वो फैसला हुआ था। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं एक विकास परस्त प्रधानमंत्री की छवि बनी। पार्टी और उनके सरकार के कई नेताओं ने जो कुछ भी जब भी कहा हो, नरेंद्र मोदी जी ने बराबर विकास की बात की और बड़े फैसले लिए। नोटबंदी का फैसला, सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला, जीएसटी का फैसला, और निश्चित तौर पर ये ऐसे फैसले थे जिन फैसलों पर हम उनके अलायंस में जाने के पहले उनका समर्थन कर रहे थे। और हमें ये लगता है कि देश में ये एक जो परिस्थिति पैदा हुई है कि उन्होंने पूरी तरह से विकास को फोकस किया, विकास मतलब सांप्रदायिकता मुद्दा नहीं है ना सर? अब नीति तय की, और सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं है ना? हमारा ये मानना है, पहले भी नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस पर हमारा ये कहना है रोहित जी, नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस को अगर आप याद करेंगे तो असहमति के सवालों पर हम पहले भी अपनी राय रखते थे और उसका सम्मान एनडीए के घटक दल करते थे। गोपाल कृष्ण गांधी को सपोर्ट करेंगे अब भी? सैद्धांतिक जो प्रश्न है वो निश्चित तौर पर उस पर जनता दल यूनाइटेड की जो पहली अब भी गोपाल कृष्ण गांधी को सपोर्ट करेंगे? रोडमैप सुनिश्चित करना है। अब देखिए, इन ऐसे फैसलों को लेकर के जो भी निर्णय होगा वो शीर्ष के स्तर पर होगा, स्टूडियो, यानी कि इसमें पुनर्विचार की गुंजाइश है। आप पहले ऐलान कर चुके हैं, यानी कि इसमें पुनर्विचार की गुंजाइश है। आप कह रहे हैं शीर्ष स्तर पे होता है। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी कमेंट ले लें पहले उनसे। गौरव भाटिया बोलिए, फिर आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए गौरव। बिल्कुल रोहित जी, मैं तो बड़ा ही परेशान हूं कि यहाँ पे पुत्र मोह जो कि गलत है, लालू जी धृतराष्ट्र बन गए आज के जमाने के, और बेटी मोह और भाई मोह की बात कर रही है आरजेडी। जनता के लिए किसके पास मोह है, सवाल ये है। और राहुल गांधी जी देखिए किस तरह की बात करते हैं। आज वो कहते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। यही राहुल गांधी जी 27 साल यूपी बेहाल का नारा लेके उत्तर प्रदेश में जाते हैं असेंबली के चुनाव में, और ऐसा यू टर्न लेते हैं कि समाजवादी पार्टी की गोद में बैठ के गठबंधन कर लेते हैं और जनता जवाब देती है। आज वो बात कर रहे हैं स्वार्थ की राजनीति की। और सबसे अहम बात यह है, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी का ये क्षेत्र अधिकार था कि कौन डिप्टी सीएम रहेगा, कौन मंत्री रहेगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से आरजेडी सरकार उनको चलवा रही थी कि बेटे को हम नहीं हटाएंगे। अरे कौन सा संवैधानिक राइट था लालू जी के पास कि वो ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव रिजाइन नहीं करेगा? मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र अधिकार है वो संविधान से आता है। मुख्यमंत्री चाहे तो 1 मिनट में हटा सकता है। और मैं समझता हूं कि इसीलिए नीतीश जी ने एक सही फैसला लिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का उन्होंने फैसला लिया और ये कहा कि हम विकास की राह में भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। ठीक, आलोक जी बोलिए। रोहित जी ये कहना चाह रहा था राजीव जी से कि जैसे जिस तरह से शरद यादव, आज की बात नहीं है, आज तो चलिए बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद भी सामने आ सकता है। इससे पहले भी जब अध्यक्ष पद पर थे नीतीश जी, लालू जी के साथ असहमति होती है भ्रष्टाचार की, क्या शरद यादव जी के साथ भी ऐसी असहमतियाँ रही हैं जिसकी वजह से उनको विश्वास में एक पार्टी का अध्यक्ष रहा? बल्कि हमने तो वो दिन देखे जब नीतीश और शरद यादव ज़्यादा सीनियर थे और लालू जी को भी वो मदद करते थे चुनाव में 89 लड़ने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि और लालू जी ने भी शरद जी से जो दूरी बनाई, तो ये तो राजीव जी और हमारे जो मित्र हैं आरजेडी के, वो मानेंगे कि इन दोनों ने ही एक दूसरे किसी का साथ नहीं दे करके सिर्फ अपना ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी राजनीति पे ध्यान दिया, और जिन्होंने उन्हें बनाया उनके साथ भी साथ नहीं दे पाए। और दूसरा, जहाँ तक ये मामला जिसका जिक्र किया जा रहा है भ्रष्टाचार का, ये 2007 में भी शुरू हुआ था, तो ये जानकारी नीतीश जी और उनकी पार्टी के नेताओं को थी। तो क्यों नहीं दूरी अपनाई गई, और क्यों नहीं तेजस्वी को लेते समय ही कहते भाई इन पर तो आरोप हैं, और नीतीश जी की तो सरकार थी। देखिए रोहित जी, इतना तो मानेंगे कि ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार अकेले ही सब कर लेगी। वहाँ पर यदि मॉल बन रहा है तो वो सरकार की निगाह में नहीं है, जिस रोज से रोज नीतीश कुमार जी भी निकलते थे। तो पहले ही उनको ये उनसे जवाब लेने के बजाय वो कह दे कि ये आप पर आरोप है, श्रीमान आप इसका जवाब दीजिए और पब्लिक में आइए और क्लीन हो जाइए, ये क्यों नहीं किया गया? ठीक, सुनील यादव, मैं कुछ चीजें आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जो राजनीति की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलती हैं भारत की राजनीति में, उनकी मौजूदा स्थिति क्या है? हरियाणा में भजन लाल परिवार 2000 के चुनाव में 90 में से हरियाणा जनहित कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली।
ये परिवार की राजनीति की दुकान बंद हुई। हरियाणा में चौटाला परिवार 90 में से महज 19 सीटें मिली 2014 के चुनाव में। तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार डीएमके 2011 से सत्ता से बाहर है। महाराष्ट्र में पवार साहब का परिवार 2014 के चुनाव में एनसीपी को 288 में 41 सीटें मिली। ठाकरे परिवार शिवसेना को 63 सीटें मिली थी 288 में से। बादल परिवार को कांग्रेस ने पूरी तरह से बाहर खदेड़ दिया। लालू परिवार ने सीटें जीती, लेकिन इस वक्त की जो परिस्थिति है उसमें वो पूरी तरह से बाहर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश का यादव परिवार, उसके आप खुद गवाह हैं जीते जागते, किस तरीके से यादव परिवार को और चौधरी चरण सिंह के परिवार को मात खानी पड़ी है। आपको नहीं लगता कि देश की जनता अब इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से तंग आ गई है जो राजनीति में चल रही है? नहीं, देखिए, देश की जनता किसको बाहर करती है और किसको अंदर लाती है ये समय समय पर है। इस देश में बड़े बड़े जिस दल की सरकार है, ये इस दल के भी क्या हाल थे, और जो दूसरे भी बड़े दल हैं इस देश में वो भी कभी कभी जीते और कभी हारे। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसको जनता पसंद कर रही किसको नहीं। जब जिसको पसंद करती वो सत्ता में आता है। हाँ, ये जरूर है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अब वो नीतीश जी बीजेपी के साथ आकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी जब तक बीजेपी के साथ नहीं थे तब तक वो भी भ्रष्टाचारी थे। तो ये लोग माहौल क्या, मैं फिर वही सवाल करूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के जहां जिन जिन राज्यों में सरकार है, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर अपराधियों की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन सा ऐसा मुकदमा है जो उन पर नहीं है? मुख्यमंत्री जी पे कौन सा ऐसा मुकदमा है जो उन पर नहीं है? मैं कह रहा हूं व्यापम घोटाला इनकी सरकार में मध्य प्रदेश में हुआ, उस पर क्या हुआ? किसान गोली से मारे गए, उस पर क्या हुआ? बेवजह केवल भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बनाए कि जो देश में हमारे साथ खड़ा हो जाएगा वो ईमानदार है, जो हमारे खिलाफ है वो देशद्रोही है, वो भ्रष्टाचारी है। तो ये आरएसएस की एक मैं कह सकता हूं योजना है, और ये एक ऐसी योजना है, आजकल की योजना नहीं, ये आरएसएस की 1947 से बनाया गया एक षड्यंत्र कि इस देश को कैसे तोड़ सकते हैं। देश में जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे देश को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं, टूट जाती है आपकी पार्टी है। सर, वो षड्यंत्र देश को तोड़ने का करते हैं, टूट जाती है आपकी पार्टी है। बाप बेटे से लड़ जाता है। सर, राजनीति में आप लोग कम से कम जब तक ये तय नहीं कर लेंगे कि भाई जनता को बेवकूफ नहीं बनाएंगे ये कह के कि हम मुद्दों आधारित समर्थन दे रहे हैं, हम तो सांप्रदायिकता के खिलाफ मिल रहे हैं, हम तो इस वजह से मिल रहे हैं। आप सब लोग क्यों नहीं कहते हम तो कुर्सी के लिए मिलते हैं? जरूरी है, जहां से कुर्सी मिलती है वहां चले जाते हैं। मैं रोहित जी ईमानदारी से एक सवाल आपसे मैं कर सकता हूं, आपको नहीं लगता है कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिला था, मोदी जी के खिलाफ मिला था, और जो नीतीश जी ने किया है कल, या जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके खिलाफ है। कम से कम एक बार तो आप भी स्वीकार कर लीजिए, जनता के जनादेश के खिलाफ काम हो रहा है बिहार में। गौरव भाटिया दीजिए जवाब उनको। और बीजेपी देश को तानाशाही की तरफ ले जा रही है। ठीक, बिल्कुल। देखिए, ये तो वही बात है कि ये तो अगर आरजेडी जेडीयू साथ आई और विरोधाभास के कारण, और कोई क्योंकि ऐसी विचारधारा नहीं थी जो उन्हें जोड़े रहे, और वो अलग हो जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को कोसने लगते हैं। समाजवादी पार्टी में ही आज दो फाड़ हो रखी है, दो गुट है, क्या उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? आप कहते हैं कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, उसके बाद चुनाव उसके साथ लड़ते हैं, कौन जिम्मेदार है? मायावती को आप भ्रष्टाचारी बनाते हैं, बाद में बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मायावती से भी हम लोग हाथ मिला, मैं बीच में नहीं बोला था, बात पूरी हो जाने दीजिए। अब मायावती से भी हाथ मिलाने की इनको आवश्यकता पड़ गई है, तो यह साफ दिखाता है कि इनके नीचे की जमीन खिसक चुकी है और इनके पास आज कोई भी मुद्दा नहीं है। ये केवल सत्ता में रहने के लिए कोई भी समझौता कर सकते हैं, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अगर ये समझें तो उसमें एक बात स्पष्ट है, जिसके पास बहुमत है वो सरकार बना सकता है। संविधान के तहत बीजेपी और जेडीयू साथ आके बहुमत सिद्ध करेंगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, बात नहीं है। एक सेकंड सर, कल बहुमत साबित करना होगा उनको फ्लोर पे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि जो हुर्रियत के लोग गिरफ्तार किए गए हैं टेरर फंडिंग के मामले में,
उन सबका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा। इस समय ये बड़ी खबर आ रही है कश्मीर को लेकर, खासतौर पे आतंकवाद की फंडिंग को लेकर जो जांच चल रही है एनआईए की तरफ से, उसमें बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। पिछले कुछ दिनों में हुर्रियत के नेताओं को पकड़ा गया है, उसमें शब्बीर शाह की बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सैयद अली शाह गिलानी, मीरवैज उमर फारूक, यासीन मलिक, इन लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। और उसके पहले बड़ी खबर यह है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट किए जाएंगे। रवि, कभी कभी लगता है नेताओं के भी लाई डिटेक्टर टेस्ट होने चाहिए। जब गठबंधन करते हैं तो कहते हैं हम तो सांप्रदायिकता के खिलाफ गठबंधन कर रहे हैं, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ गठबंधन कर रहे हैं, हम तो फलानी चीज के खिलाफ गठबंधन कर रहे हैं। कोई नहीं अपने मुंह से कहता हम कुर्सी के लिए गठबंधन कर रहे हैं, इसके लिए जनता को लड़ाना चाहे, जरूरत पड़े, मराने की जरूरत पड़े उनको, हम सब करने को तैयार हैं, बस कुर्सी मिल जानी चाहिए। और जब वो होता है तो फिर अपने को पाक साफ साबित करने उतरते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा रोहित। देखिए, हालांकि राजनीति में कहा जाता है कि इसमें ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, और लव और जंग, प्यार और जंग में सब जायज़ है, और जंग को ये लोग राजनीति मान लेते हैं कि जंग में सब चीज़ जायज़ है। उसी हिसाब से राजनेता चलते हैं। अब हर किसी, ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी को छोड़ा जा सकता है। हर पार्टी की बात, हर पार्टी का बयान अगर देखें, हर चुनाव के समय देखें तो अलग अलग बयान होता है। नेताओं के प्रति अलग, दूसरी पार्टी के समय अलग बयान देते हैं, और जब उनका गठबंधन हो जाता है तो वही आदमी उनके लिए ठीक हो जाता है। तो जितने लोग आपके साथ बैठे हुए हैं सब लोग, इसमें से कई सारे लोग होंगे जो पहले कभी किसी और पार्टी के साथ होंगे, अभी किसी और पार्टी के साथ बचाव में खड़े होंगे। तो ये मजबूरी होती है। राजनीति का ये एक तरह से कहा जाए खूबसूरती भी है। विचारधारा की लड़ाई है, न कि जमीन की लड़ाई नहीं है, कोई मारपीट की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। वैचारिक तौर पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। लेकिन आम आदमी क्यों मरता है इनकी लड़ाई में? आम आदमी को गुमराह किया जाता है, और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आम आदमी इनके इमोशन में बहकर लोगों की हत्या भी करता है, मारपीट भी करता है, सड़क पर उतरकर हर चीज़ करता है, लोगों को परेशान करता है। आज अगर बिहार बंद किया गया है तो बिहार में कितने लोग परेशान हुए होंगे इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अपनी लड़ाई है इनकी, नीतीश कुमार और लालू यादव की लड़ाई है, और उसके चक्कर में पूरा बिहार बंद क्यों होगा? ट्रेनें क्यों रोकी जाएंगी? सड़क पर लोगों को रोक परेशान क्यों किया जाएगा? एम्बुलेंस क्यों नहीं चलेंगे? तो ऐसी स्थितियों, इनकी वजह से लोग परेशान होते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है रोहित, क्योंकि इनको इसका मतलब नहीं होता। ये अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। शक्ति यादव जी, बताइए ना, आपकी सरकार गई, जनता क्यों परेशान कर रहे हैं वहां गांधी सेतु पे जाम लगा के? देखिए, तो जनता के भावनाओं का प्रकटीकरण है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट तौर पर मना कर रखा है कि कोई भी प्रदर्शन इस तरह से ना हो। लेकिन चूंकि आक्रोश है, उन भावनाओं के प्रकटीकरण को हम सिर्फ रोकने का अपील ही कर सकते हैं। अभी भाटिया जी को मैं सुन रहा था रोहित जी, हम एक बात जानना चाहते हैं आपके इस स्क्रीन के माध्यम से, क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में गंगोत्री है जहां से सिर्फ जो है ईमानदारी की धाराएं बहती है? हर एक बात। दूसरी बात, ये दूसरे जो केंद्र, जो भी भारतीय जनता पार्टी राज्य नहीं है, शासित राज्य नहीं है, वहीं पर सीबीआई और ईडी सक्रिय क्यों है? क्या इनके यहाँ जो वसुंधरा राजे और ललित मोदी प्रकरण में इनके हाथ कांप रहे हैं? क्या सीबीआई और ईडी को लकवा मार गया क्या व्यापम मामले में, जहां आदमखोरता की प्रकाष्ठा तक पहुंच गई? कल ही मैंने रिपोर्ट देखा सर, मैं जवाब देना चाहता हूं रोहित जी। एक और गवाह को मौत के घाट उतार पाया। तो ये एक गंगोत्री है क्या? कि सभी नेताओं को थ्रेट करके कमजोर नस पकड़ा है नीतीश जी का भी, और कमजोर नस पकड़ करके कुछ फाइलें दिखाया है पूर्व के जवानों का, उनको भी इन्होंने ब्लैकमेल किया है। सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस देश के अंदर में लोकतंत्र अब नहीं रहा। लोकतंत्र पूरी तरह से अघोषित इमरजेंसी है इस देश के अंदर में। मैं सैल्यूट करता हूं लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जिन्होंने कहा था कि आज जो है देश के अंदर में अघोषित इमरजेंसी है, और उसकी पूरी झलक दिखाई पड़ रही है। ठीक, आप आडवाणी जी को सैल्यूट कर रहे हैं, नीतीश जी ने मोदी जी को सैल्यूट कर दिया तो आपको बुरा लग रहा है। आलोक जी, आप कमेंट करना चाह रहे थे, कर लीजिए, फिर गौरव भाटिया जवाब देंगे। मैंने शब्दों का, नहीं ठीक है सर, शब्दों का सैल्यूट किया सर। मैंने भी शब्दों को ही बोला, केवल बुढ़ापे में उन्होंने सही बात कर दी। सर, मैंने भी केवल शब्दों से ही खेला थोड़ा सा आपके। आलोक जी बोले प्लीज। देखिए, मैं वो बात जैसे वो कह रहे हैं कि नीतीश जी आज गए, उसी तरह से लालू जी भी तो कांग्रेस के कितने सारा आंदोलन में निकल करके वो कांग्रेस के खिलाफ आए थे, कांग्रेस को ही सत्ता से हटा के आए थे। चारा कांड में जरूर कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा जी से सीख करके चारा कांड करना सीख गए थे, तो लेकिन कुछ अच्छा सीखा, कुछ बुरा सीखा। लेकिन जब उनसे सीखा, जब उनके साथ में फिर जब हाथ मिलाने की, जब पिछली बार गठबंधन की नौबत आई, आज भी आ रही है, तो ये एक कोई विचारधारा की लड़ाई यदि होती कि भाई कांग्रेस के साथ
जो जीवन में मतलब पूरे आधे जिंदगी जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जब वो उनके साथ हाथ मिला सकते हैं तो नीतीश जी तो उनके साथ सत्ता में रहे हैं। मतलब देखा जाए तो भाजपा के साथ जनता पार्टी के समय तो जितना था ही था, लेकिन वो तो अटल जी की सरकार में भी रहे थे। इसलिए ये रोहित जी मुझे लगता है कि दावे अपने मित्र लोग न करें, ये कहें कि हमें सुविधा है, हम उस समय कांग्रेस के साथ रह सकते हैं, भाजपा चूंकि साथ रखती नहीं है इसलिए भाजपा के साथ नहीं रहते हैं, और जेडीयू के लिए भी यही है कि वो कहें कि हमें सबसे अधिक सुविधाजनक भाजपा ही थी, हमसे गलती हो गई इसलिए आज वो वापस शरण में चले गए। गौरव भाटिया, आप जवाब देना चाह रहे थे, फिर राजीव जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। रोहित जी, मैं चाहूंगा कि मुझे आप अवसर दीजिए। जी जी, आ रहा हूं राजीव जी, उसके बाद गौरव भाटिया बोलने, फिर आपके पास कहे हैं। आज सवाल इस बात का है कि परिवारवाद इतना आगे क्यों बढ़ गया है और जनता के लिए आरजेडी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों के पास क्या है देने के लिए? क्या ऐसी योग्यता थी कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और दूसरा बेटा जो है वो मंत्री बनता है और मीसा भारती सांसद बनती हैं? इसी बात पे जनता का आक्रोश है, इसीलिए वो आकर्षित होती है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, परिवारवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इन्होंने कहा व्यापम के बारे में, मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं, चर्चा में आते हैं, तैयारी से आए। सीबीआई जांच व्यापम की हुई और वो चल रही है। अब सीबीआई को स्वतंत्र रूप से हम लोग काम करने दे रहे हैं तो इनको कष्ट ये है कि भ्रष्टाचार के मामले क्यों रजिस्टर हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी अगर चारा घोटाला करते हैं और न्यायालय उनको दोषी पाता है, क्या उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है? आपने 100 संपत्तियां बना ली, हजारों करोड़ों रुपए जनता के आपने चोरी किए और आज उस पे अगर ईडी और सीबीआई जवाब मांग रही है और आप जनता के बीच में जाके, कैसे नेता है कि जनता के बीच में नहीं जाते, जवाब नहीं दे रहे, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आप पाक साफ हैं तो बाहर निकलिए, बताइए कि ये फार्म हाउस कहां से आया, ये करोड़ों का 2 एकड़ का लैंड क्यों आया, कितने आपने डील किए, कहां से आए, ये बता दीजिए जनता को। ठीक है, ठीक है। राजीव जी आप बोल लीजिए, फिर शक्ति यादव जवाब देंगे। बोलिए राजीव जी। देखिए, मैं वही कह रहा था, आलोक मेहता जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और बिहार की राजनीति को उन्होंने काफी करीब से देखा है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने अगर फैसले को लेकर के मजबूती के साथ उस पर टिके रहना अगर मुनासिब समझा तो उसकी वजह समझ लीजिए। वो सत्ता में तो लालू प्रसाद जी के साथ भी थे, इससे कोई नई तस्वीर नहीं बन रही है। उनके लिए देश की राजनीति में बेहतर संभावनाएं हो सकती थी अगर जिस अलायंस से वो अलग होने का उन्होंने निर्णय लिया है अगर उसके साथ होते। लेकिन राजनीति में ऐसे फैसलों का निश्चित तौर पर सम्मान किया जाना चाहिए जो जोखिम भले ही दिखे लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके काम करने के तौर तरीकों को वो जाहिर करता है। और जिस तरह से आप देखें, बिहार में 95,000 जो अपराधियों को जेल में भेजे जाने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित कराया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए, करप्शन को लेकर के जिस तरह से उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात अगर की तो उसके लिए कई कड़े कदम उन्होंने उठाए। यहाँ अधिकारियों के घरों को जब्त करके उसमें स्कूल्स खोले गए। तो ये पूरा का पूरा जो ये 40 वर्षों का संसदीय जीवन है उसमें ढूंढने पर भी बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं मिलेगी कि उनके काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठे। यानी कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय राजनीति की इच्छाओं की बलि दे दी है। व्यवस्था उनके लिए इसलिए बन गई थी कि वो बार बार वो असर दे रहे थे कि इन पर आप अपनी सफाई दीजिए, स्थितियों को स्पष्ट कीजिए, इसलिए कि इस तरह की कार्यशैली हमारी नहीं है कि इन पर आंख मूंद करके हम आगे भी सत्ता में बने रहे सर। और अगर राष्ट्रीय जनता दल ने सहयोग किया होता तो निश्चित तौर पर अलायंस की जो आयु है इतनी कम नहीं होती सर। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं हट धर्म उन्होंने अपनी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा का बलिदान कर दिया है। ये रोहित जी बिहार के लिए ये जैकपॉट है, ये परिस्थिति बिहार के लिए स्वर्णिम अध्याय सर की मैं नीतीश कुमार के लिए पूछ रहा हूं, उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की अपनी महत्वाकांक्षा का बलिदान कर दिया है, मान लें हम ये बात? देखिए, नीतीश कुमार जी ने तो बार बार कहा, रोहित जी बार बार नीतीश कुमार जी ने कहा कि वो साथ में बने रहते तो उनके लिए लंबा बिहार के बाहर कोई आगे अच्छी संभावना हो सकती थी। आपने इससे बात शुरू की है, उन्होंने बार बार कहा वो बिहार की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए राष्ट्रीय राजनीति में उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के जो
कपोल कल्पित कहानियां हैं, उस पर आज बहस पर हम लोग कोई नहीं सर, नहीं कपोल कल्पित कहानियां नहीं। आपने बात यहाँ से शुरू की थी राजीव जी, आपने बात यहाँ से शुरू की थी कि अगर ये गठबंधन रहता तो आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के लिए अपार संभावनाएं हो सकती थी। आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, आपने यहाँ से बात शुरू की थी, वहीं से सवाल निकला। बहरहाल मैं विशाल के पास जा रहा हूँ। एक बार शरद यादव जी के घर के बाहर कुछ हलचल चल रही है, वहां देखते हैं विशाल कुछ बता रहे हैं। विशाल, क्या अपडेट आपके पास है? तस्वीर दिख रही है, ऐसा लगता है शरद यादव के घर के बाहर कोई आया है नेता, हालांकि कौन नेता है, शरद यादव खुद हैं, कोई और हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मीडिया कैमरे ज्यादा हैं, ऊपर तक कैमरों ने घेर लिया है। जो भी सज्जन बाहर निकले हैं, देखने की बात होगी कि कौन बाहर निकला है, वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बताने वाले हैं। अंदर मीटिंग चल रही थी, जेडीयू के कई बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। उन लोगों ने क्या तय किया शरद यादव से मिलके? संस्थापक और वरिष्ठ शरद यादव आवाज नहीं आ रही है। जनता पार्टी के अध्यक्ष व सांसद श्री वीरेंद्र कुमार जी और बिहार से राज्यसभा सांसद श्री अली अहमद साहब, अली अनवर साहब और मैं स्वयं, भाई जिसका उसका तो आने दे, मत करना, मैं स्वयं अरुण कुमार पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जावेद रजा साहब, हम लोग मिले बैठक में चिंता जताई गई कि श्री नीतीश कुमार ने जो कल फैसला लिया है, इस फैसले में पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय पदाधिकारी या पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता से बिना राय लिए उन्होंने एक निर्णय लिया है। इसलिए पार्टी ये समझती है यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। इसलिए हम सब लोग मिले थे आज शरद जी से। शरद जी भी बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर के और उन्होंने वादा किया है कि 1 या 2 दिन में देश भर के सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करके वो आप सब लोगों से अपनी बात कहेंगे ताकि आगे पार्टी क्या करेगी और हमें क्या करना चाहिए। चलिए, 2 दिन तक का समय ले लिया जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने और लगता है ऐसा कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया। शरद यादव भी समय दे रहे हैं केंद्र सरकार को भी और नीतीश कुमार को भी अपने आप को मना लेने का। इससे ये संकेत साफ तौर पे जाता है। आलोक जी, नहीं निश्चित रूप से, चूंकि जिस तरह से पार्टी में कितने लोग साथ आते हैं, कितने लोग नीतीश जी के साथ और भाजपा के साथ जाने को तैयार हैं, ये संकेत दिख रहा है। चूंकि जितनी कम संख्या में लोग आए, अब देखिए ना, केसी त्यागी इतने उनके क्लोज रहे हैं, यदि वो भी नहीं हैं, पवन वर्मा भी चूंकि पार्टी के अध्यक्ष शरद जी रहे हैं, तो अब या तो ये वो सबसे संपर्क करके बात करके यदि उनकी राय से हो सकता है कि वो खुद नीतीश जी के साथ या नीतीश जी आकर उनको मना लें, जैसा आपके रिपोर्टर भी बता रहे हैं कि अरुण जेटली जी जाके चाहे उनसे बात करें। चूँकि भाजपा के साथ भी शरद जी के संबंध एक हद तक नीतीश जी से भी ज़्यादा रहे हैं, रोहित जी, जो कि हम लोग उनको नज़दीक से देखा है। जो अटल जी की सरकार में थे तो इन सब लोगों के साथ उन्होंने साथ में काम किया है। तो मुझे लगता है कि अभी आशा पर आकाश टिका है। ये लोग भी उम्मीद करते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। विशाल पांडे तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही, हम वापस जाएंगे उनके पास। उसके पहले सुनील यादव, आप हाथ उठा रहे थे लगातार, आप बोल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष के बगैर चल रही है अब बीजेपी देश में? कोई विपक्ष है नहीं उसके सामने? नहीं, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, मैं नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करूं तो गुजरात से अब तक जो मैं उनको जो देख रहा हूं राजनीतिक तौर पर, उनकी एक ही मंशा रहती है कि उनके सामने विपक्ष खत्म हो जाए। एक और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव के पास कौन सी योग्यता थी। हालांकि ये नए नए भाजपाई हैं, अभी हमारे यहाँ से गए हैं, इसलिए जानते नहीं कि इनकी सरकार में कई केंद्रीय मंत्री, उनकी योग्यता कहाँ से आप लाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों की योग्यता कहाँ से लाएंगे। जो दंगे में शामिल थे वो मंत्री बन गए, उनकी योग्यता कहाँ से लाएंगे। तो आप कम से कम टीवी में इतना काबिल बनने की कोशिश ना करें कि सब कुछ आप ही जानते हैं, पूरा देश पागल है। आप वो बात करें कि आप सीधे सीधे कहिए बिना घुमा के, आप सीधे सीधे बिना घुमा के कहिए कि आप पिछड़ों के, दलितों के विरोधी हैं। कोई पिछड़ा दलित अगर बन जाता है तो आप लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और ये दर्द अभी और बढ़ेगा। अभी चिंता मत करिए, ये देश की जनता तय करेगी कौन नेतृत्व करेगा, कौन नहीं करेगा। ये जो आपके और आपकी पार्टी के पेट में जो दर्द है ना,
ये और बढ़ने वाला है। ये लोकतंत्र है, तानाशाही की तरफ मत जाइए। गौरव भाटिया दीजिए जवाब। बिल्कुल, देखिए, कोई काबिल बनने की कोशिश नहीं करता है, ये जनता तय करती है कि कौन काबिल है कौन नहीं है। आपने व्यक्तिगत टिप्पणी करी, लेकिन मैं अपने पक्ष को कोई आधार पे रखना चाहता हूं। आपने जवाब नहीं दिया कि क्यों ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में एक परिवार से 15 से 20 लोग सत्ता में आ जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी से भी यही सवाल है। ये हमारा मुद्दा है, भ्रष्टाचार पे हमारा मुद्दा है। और अगर पिछड़ों को बढ़ाने की आप बात करते हैं और उसमें गायत्री प्रजापति जो एक्यूज्ड है बलात्कार के केस में, उनको आप पिछड़ा मानते हैं जो 100 करोड़ की संपत्ति बनाते हैं, तो यह समाजवादी विचारधारा नहीं हो सकती है, यह आपकी पार्टी की विचारधारा हो सकती है। और मैं केवल इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब देश में बढ़ रही है, हम प्रदेशों में मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो वो जनता जब हमें साथ खड़े होके समर्थन दे रही है तो बना रहे हैं। आपकी करारी हार हुई, उससे अगर आप नहीं सीखेंगे तो नुकसान ज्यादा आपका है, हमारा नहीं है। और मैं नया हूं कि पुराना हूं, मेरी आस्था टीका टिप्पणी में नहीं जाए तो अच्छा है सर, निजी टीका टिप्पणी में ना जाए तो अच्छा है। विशाल पांडे, आप ये कह रहे हैं शरद यादव चिंतित हैं, आप ये कह रहे हैं कि शरद यादव के साथ बाकी पदाधिकारियों ने चिंता जताई कि हमसे राय नहीं ली गई, तो फैसला लेने के लिए 3 दिन का वक्त क्यों ले रहे हैं? किससे नेगोशिएशन चाहते हैं, केंद्र सरकार से या नीतीश कुमार से? देखिए रोहित जी, एक तो ऑडियो बहुत कट रही है, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ अभी शरद यादव की जो बैठक यहाँ घर में हुई थी, उनके साथ जो उनके पदाधिकारी थे उनकी बैठक थी और 2 राज्यसभा के सांसद थे। उस बैठक के बाद अरुण सिन्हा जो कि जेडीयू के महासचिव हैं, वो बाहर आते हैं और मीडिया से बातचीत करके कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जब ये फैसला लिया तो पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से इस संदर्भ में चर्चा नहीं की कि वो बीजेपी के साथ समझौता करने जा रहे हैं, एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। और शरद यादव इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं और इसी बात को लेकर यहां पर अभी बातचीत चल रही है। और अब ये बताया कि शरद यादव आने वाले 1 या 2 दिन में देश भर के सभी बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। रवि त्रिपाठी, ये भी बताया अरुण सिन्हा ने कि रवि त्रिपाठी हम नहीं कर रहे हैं। रवि त्रिपाठी, जल्दी से एक कमेंट आपसे मैं लेना चाहता हूं चलने से पहले। आरजेडी अब जो कुछ भी कर रही है उस सब के बीच 27 अगस्त का जो उनका एक बहुत बड़ा प्लान था, उसका क्या होगा? देखिए, इस प्लान से लगातार नीतीश कुमार ने दूरी बनाई थी, यानी नीतीश कुमार को पता था कि ये प्लान शायद सक्सेसफुल नहीं होने वाला है और मैं इससे नहीं जुड़ने वाला हूँ। मैं एक चीज़ खाली अपडेट करना चाह रहा था, कहीं जानकारी थी इसलिए बताना चाहता कि शरद यादव जी का जहाँ तक सवाल है, आपको याद हो कि जीतन राम मांझी का जो एपिसोड हुआ था उस दौर में ही भाप गए थे नीतीश कुमार के इस मामले को तुल देने के पीछे कहीं ना कहीं शरद यादव का रोल है। और उसके थोड़े ही दिन बाद जब सरकार बनती है, उसके थोड़े ही दिन बाद नीतीश कुमार खुद अपने आप को अध्यक्ष बनाते हैं। दिल्ली में ही घोषणा होती है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब नीतीश कुमार ही रहेंगे, शरद यादव नहीं रहेंगे। शरद यादव की भूमिका वही होती है जो आडवाणी की होती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये मामला भाप गए थे कि शरद यादव चाहे पार्टी में तोड़ कर सकते हैं, कुछ और गड़बड़ी कर सकते हैं, तो ये भाप कर नीतीश कुमार इस मामले में काफी चतुर आदमी है, आप जानते हैं, और इस मामले को खेल उन्होंने पहले ही कर लिया था। ठीक रवि, लास्ट कमेंट आलोक जी, बहुत छोटा सा, इस पूरे बिहार प्रकरण से आगे के लिए क्या संदेश है? देखिए, संदेश यही है कि भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत हुई है और जो महागठबंधन बनने की बात जो आपने शुरुआत की थी वो एकदम गड़बड़ा गया है। अब नए सिरे से विरोध ये, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि लालू यादव जरूर जो रैली करने वाले थे करेंगे, उनका एक समर्थन रहा है, आज भी शायद है, और इसलिए वो अपनी शक्ति दिखाएंगे। लेकिन ये बढ़ गया गठबंधन, ये एक बड़ा झटका महागठबंधन के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही लाभदायक है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक मेहता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव भाटिया, सुनील यादव, शक्ति यादव, साथी राजीव रंजन जी आपका, रवि त्रिपाठी और विशाल पांडे आप सबका।